जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतर हैं, जिंदाबाद हैं। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस रहस्यमयी और बिल्कुल रंग बिरंगे अचम्भों से भरे हुए संसार में। उम्मीद है आप बहुत अच्छी मेहनत के साथ अपनी तैयारी को लेकर आगे चल रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं और शानदार रिवीजन आप सभी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह सुबह मैं आपसे ज़्यादा उम्मीदें कर लेता हूँ कि शानदार रिवीजन भी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे? चलो एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कल की क्लास से। और भैया जी, क्वेश्चन ये है, कल हमने 2D मोशन के बारे में पढ़ा था। चलो आसान सा सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताइए। आवृत्ति का क्या मात्रक है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार सभी को, दोस्त नमस्कार, मेरे भाई नमस्कार, बहनें नमस्कार, जय जगन्नाथ जी, बहुत अच्छा, हर हर महादेव भाई। एक शानदार सा उत्तर आना शुरू हो गया है। गुड्डू भाई नमस्कार, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ मेरे भाई। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार में माता जी, पिताजी, भाई बहन सभी बड़े अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा उत्तर आप सभी का। और ये है हर्ट्ज, शानदार। तो ये हो गया आपका हर्ट्ज उत्तर फ्रीक्वेंसी का। खैर ठीक है, ये एक पॉपुलर यूनिट भी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। एग्जामिनर को कुछ चीज़ों से तो ऐसा प्यार है, हर एक कमीशन के एग्जामिनर को, कि अगर उन्हें एग्जाम में ना देना वो साल 2 साल में, तो जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा, जैसे वो एक दवाई है उनके लिए कि भाई ये तो साल 2 साल में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देनी ही देनी है। चलिए, तो सदियों पुरानी कुछ बातें रिवाइज करते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, यानी कि गति, तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने देखा कि सबसे पहली हमें पढ़ना है 1D मोशन, फिर पढ़ना है 2D मोशन। 1D मोशन में हमने क्वांटिटी पढ़ी लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ के दो हिस्से पढ़े, एक पढ़ा डिस्टेंस यानी कि दूरी, एक पढ़ा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। भैया नोट मत करना, ये मत कहना उल्टी पल्टी राइटिंग में लिख रहे हो, ये बस रिवाइज करा रहा हूँ 5 मिनट 1 मिनट में और भी। उसके अलावा फिर हमने गति पढ़ी यानी कि मोशन पढ़ा, और मोशन को हमने दो हिस्सों में बांटा। एक था आपका चाल यानी कि स्पीड, और एक था आपका वेग यानी कि वेलोसिटी। उसके बाद इसी में हमने एक और पहलू पढ़ा जिसका नाम था एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। और उसके बाद हमने इसी में क्या पढ़े, गति के समीकरण पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी। इतना तो एटलीस्ट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, इतना एटलीस्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या अभी और आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आगे चला जाए थोड़ा सा। अब हम आ गए थे 2D मोशन की दुनिया में, और 2D मोशन में बहुत कुछ हमने देखा। हमने देखा कि इसमें कई सारे तरह के मोशन हमें पढ़ने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, जिसको हमने अच्छे से कर लिया। और उसके साथ ही हमने देखा आवर्तकाल और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, दोनों चीज़ें अच्छे से कवर की। तो आज हमारी बारी है अगले मोशंस को पढ़ने की 2D में, जिनका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, और एंगुलर मोशन यानी कि कोणीय गति। और आज ये टॉपिक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्विक रिवीजन हमारा हो गया शुरू के 1 मिनट में। मुझे लगता है ये काफ़ी कारगर आपके लिए रहता होगा, एक पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाता है 1 मिनट में। तो अब हम 2D मोशन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो हम हेडिंग भी कुछ इसी तरह से फ्रेम करेंगे कि 2D मोशन का पार्ट है, और भैया जी टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, सभी इस तरह की एक बढ़िया सी शानदार सी हेडिंग डालिए और समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, किसी भी ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे इसके अगर हम एग्जांपल्स लें, तो मान के चलिए कि यहाँ पर ये ज़मीन है और ये एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल यहाँ रखी हुई है, आपने इसको किक किया तो फुटबॉल एक खास रास्ते को तय करेगी। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल को आप किक करोगे तो फुटबॉल बिल्कुल ऐसे जाएगी ना। फुटबॉल का रास्ता किस तरह का होगा? फुटबॉल का रास्ता कुछ इस तरह का होगा, ये ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर ये और थोड़ी सी ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर ये कहीं नीचे आ रही होगी ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे करके सबसे नीचे आ जाएगी। ये आपका फुटबॉल का रास्ता रहेगा। एम क्लियर? कुछ इसी तरह से फुटबॉल जाएगी, यानी कि फुटबॉल जो है कुछ ऐसे रास्ते को तय करेगी, जुंग 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 जुंग।
यहाँ आके फुटबॉल रुक जाएगी। सभी को क्लियर? एक खास तरह का रास्ता है ये, ना ये सीधा है, ना ये पेंडुलम की तरह ऐसा है, ना ये पूरी तरह से गोल है। इन सभी में एक खास रास्ता है, ये एक अलग तरह का रास्ता है। अगर आप बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो आपके हिसाब से गोली को कैसे जाना चाहिए? आप समझते हैं कि गोली जो है ना दाएं जाएगी सीधी, भैया यूं देखो टक सीधी जाएगी, लेकिन नहीं। ऐसा कहकर आपने ग्रेविटी को खत्म कर दिया, गुरुत्वाकर्षण को खत्म कर दिया। आपको पता है पृथ्वी लगातार प्रत्येक चीज को नीचे खींचती है, तो गोली जो है वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके हल्की सी टेढ़ी जाएगी। यानी कि उसका जो रास्ता होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। और देखो जब आप जाएंगे, आप पुलिस में जाएंगे कहीं भी या एसएससी जीडी में जाएंगे जहाँ पे आपको फायरिंग सिखाई जाएगी, तो हमेशा यही सिखाया जाएगा कि टारगेट से हमेशा ऊपर उठा के रखो ताकि गोली जाके अपने आप नीचे लगे। उसके अलावा भाला फेंक, अगर आप एक भाले को फेंकते हैं, ये मान लीजिए एथलीट हैं और एक भाले को फेंक रहे हैं। अब देखो भाले को अगर आप फेंका जाता है तो भाले की गति कैसी होती है? भाला ऐसे करके ही जाएगा यूं, और ऐसे करके कहीं गड़ जाएगा, या और ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके गड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका भाला, ऐसे जमीन में कहीं गड़ जाएगा। तो ये भाले का रास्ता होता है। तो आप जरा देखें कि ये सारे के सारे जो रास्ते हैं ये खास तरह के रास्ते हैं। विज्ञान में, मैथ्स में हर एक तरह के रास्ते का एक नाम दिया गया। जैसे आप पढ़ते हैं, भाई ये रास्ता है तो उसको क्या कह दिया? वृत्त कह दिया, सर्कल कह दिया। ये रास्ता है तो इसको इलिप्स कह दिया, इस तरह का दीर्घवृत्त कह दिया। अगर इस तरह का रास्ता है तो उसको ट्राइंगल कह दिया। अगर इस तरह का रास्ता है तो उसे वर्ग कह दिया। अगर इस तरह का रास्ता है तो उसे आयत कह दिया। तो विज्ञान में हर एक तरह के रास्ते के अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे ही विज्ञान कह लो या गणित कह लो, इस तरह के रास्ते का नाम हम एक देते हैं परवलय। ये जो रास्ता है ना, इस तरह का खास रास्ता, इसका नाम होता है परवलय, यानी कि पैराबोला। और ये सारी की सारी गतियां जो हैं, ये जो सारी की सारी गतियां हैं, इनको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सवाल आता है, पहला सवाल, कि एक फुटबॉल के द्वारा तय की गई गति, या एक बंदूक की गोली की गति, या भाले की गति, किस तरह की गति है? तो उत्तर होगा प्रक्षेप्य गति। दूसरा सवाल होगा, प्रक्षेप्य गति में वस्तु के द्वारा तय किया गया रास्ता कैसा होता है? तो साहब ये परवलाकार होता है। परवलय है तो परवलाकार बोल देंगे, पैराबोला है तो पैराबोलिक बोल देंगे। बड़ी आसान सी बात है। तो अब लिख लीजिए सारी चीजों, ठीक है। अब लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इसके डायरेक्टली हम एग्जाम्पल ही लिखेंगे। एज सच कोई डेफिनेशन नहीं बनेगी इसकी कि भाई इसका कोई नाम हम नहीं लिख पाएंगे कि इस तरह की कोई गति है। सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल बस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल होंगे इसका, जैसे कि फुटबॉल की गति, यानी कि मोशन ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल की गति कैसी गति है? प्रक्षेप्य गति है। दैट्स क्लियर। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा गोली की गति। गोली की गति यानी कि मोशन ऑफ बुलेट। उसके अलावा भाले की गति। ये सारी की सारी गतियां प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। यानी कि मोशन ऑफ जेवलिन, भाले की इंग्लिश होगी जेवलिन। अगला सवाल आएगा, नोट डाल के लिखते जाइएगा। इससे जरूरी जरूरी जो सवाल हैं, पहला कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य का पथ परवलाकार होता है। लिखिए, ये हो गया पहला नोट, नोट नंबर 1। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज
पैराबोलिक। एक बार भैया इतना समझ में आ गया हो और थम्स अप कर दो कि भैया हाँ हमें नोट हो गया। भाइयों बहनों, ये सर हमको मस्त पढ़ा रहे हैं, राहुल यादव। हाँ भाई रविराज, देखो एसएससी के लिए सभी लोग साथ में मिलकर खड़े हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसके उदाहरण पूछे जाएंगे सीधे सीधे और प्रक्षेपण का पथ पूछा जाएगा। अब देखिए आगे इससे क्या पूछा जाएगा और क्या सवाल जुड़े हुए होंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है, तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि यार भाला ना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाना चाहिए। अब देखो भाला कितनी दूरी पर जाएगा ये डिपेंड करेगा आप कितने एंगल पे भाले को फेंकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, आपको बगैर किसी मैथ के, बगैर किसी कैलकुलेशन के समझ में आ जाएगा। फिजिक्स की खूबसूरती ही ये है कि बस आप उसको आसपास की दुनिया से जोड़ के पढ़िए। देखो मान के चलिए कि आप जमीन पर यहाँ खड़े हुए हैं, खुद फील करना इस चीज को। अगर मान लीजिए मैं किसी भाले को, ये मेरे पास एक जैवलिन है, उसको किसी छोटे एंगल पे फेंकता हूँ, छोटे एंगल का मतलब मान लो मैं उसको 30 डिग्री पर फेंकता हूँ, तो आप खुद फील करके देखिए, आप अगर उसकी ऊंचाई को थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे ही जाके गड़ जाएगा। अगर आप उसको कम एंगल पे रखेंगे तो वो हो सकता है यहीं आके गड़ जाए। अब आपने सोचा कि यार कम एंगल पे फेंकने से ना तो यहीं कहीं गड़ जाता है, मैं एक काम करता हूँ ज्यादा एंगल पे फेंकता हूँ। आपने उसको बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ लिया या थोड़ा सा ऐसे पकड़ लिया, अब आप उसे फेंक रहे हैं ऐसे। तो ये अगर आप इसे बहुत ज्यादा एंगल पे फेंकेंगे, जैसे मान लो आपने 80 डिग्री के एंगल पे पकड़ लिया यहां से, तो 80 डिग्री के एंगल पे ये ऊंचाई तक तो ज्यादा जाएगा बट दूरी ज्यादा नहीं जाएगा, दूरी कम जाएगा। इसलिए हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए सबसे परफेक्ट एंगल पता है कौन सा हो गया? 45 डिग्री। क्योंकि 45 डिग्री वो एंगल है जो ना ज्यादा नीचे है ना ज्यादा ऊपर है। तो 45 डिग्री पर अगर आप भाले को फेंकेंगे तो वो बिल्कुल सबसे ज्यादा दूरी तक जाकर गिरेगा। अगर आप 45 से बढ़ाएंगे तो ये ऊंचाई ज्यादा तय करेगा लेकिन दूरी कम तय करेगा, और 45 से कम रखोगे तो ये वहीं की वहीं जाके गड़ जाएगा। आइए आपको बात समझ में कि भाई इसलिए अगर आप किसी भी चीज को दूर तक फेंकना चाहते हैं तो आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण आपको रखना पड़ेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं, जिसको हम अधिकतम दूरी कह रहे हैं ना, विज्ञान की भाषा में इस चीज को हम बोलते हैं क्षैतिज परास। ये जो दूरी है इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्षैतिज परास। किताब का शब्द यही है, क्षैतिज परास का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सवाल आएगा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कितने डिग्री का एंगल होगा? सवाल इतना सा आएगा, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल जो है उसको कितना होना पड़ेगा? उसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। थीटा सभी समझते हैं ना, एंगल के लिए कहते हैं थीटा, एक रिप्रेजेंटेशन है बस थीटा। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार। अनुज भाई ने पूरा कमेंट सेक्शन दिल वी नाइस, थम्स अप 100 और दिल से भर दिया भाई, वाह थैंक यू। अच्छा आगे एक साथी ने कहा कि भैया यार एक बात बताओ, हर चीज़ में तो हम ये नहीं चाहते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जाए, बहुत सारी चीज़ों में हम ये चाहते हैं ज़्यादा ऊंचाई तक जाए। तो आपको क्लियर है यार, ज़्यादा ऊंचाई तक फेंकना है तो आपको बिल्कुल सीधा पकड़ना पड़ेगा उसे, बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ो। और ऐसे सीधा पकड़ने का मतलब यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा? बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 डिग्री का एंगल आपको फेंकना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर आप किसी चीज़ को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं तो आपको थीटा कितने डिग्री पे रखना पड़ेगा? 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा, कोण आपको 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट हो जाए, इतना पूरा समझ में आ जाए तो फिर से एक बार थम्स अप कर देना, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल देंगे।
बिल्कुल भाई, रॉकेट की गति जो है छोटू बिल्कुल यही गति होती है। अक्षित जीएस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस की। थीटा को एक्सप्लेन करो। थीटा कौन है भाई? एंगल की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे किसी का नाम होता है धर्मेंद्र कुमार, तो शॉर्ट में कह देते हैं और भाई डीके कहाँ जा रहा है, डीके ओ भाई डीके। तो जैसे कौन है ना, उसको हम शॉर्ट में थीटा से लिख देते हैं। किसी भी चीज़ को हम हमेशा संक्षिप्त लिखने की कोशिश करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इसीलिए आप हिंदी में सर्वनामों का उपयोग करते हो, इंग्लिश में प्रोनाउन का यूज़ करते हो, और विज्ञान में या गणित में आप सिंबल्स का उपयोग करते हो, प्रतीकों का उपयोग करते हो। दैट इज ओनली दैट थिंग, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोण है, इसका मतलब समझ जाओगे आप, एक एंगल है। ठीक है, चलो इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो यही कुछ चंद सवाल बनेंगे। एक तो कि इसके उदाहरणों से सवाल बन जाएंगे, प्रक्षेपक का पथ कैसा होता है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए एंगल कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई के लिए एंगल कितना होगा। अब देखो एक सवाल आता है कि अधिकतम, भाई जो लॉन्ग जंप वाला साथी है, लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ी को कितने डिग्री पे कूदना चाहिए? तो अब शायद ये अलग से पढ़ने की जरूरत थोड़ी कि 45 डिग्री पे पढ़ना चाहिए, कूदना चाहिए। भाई अगर आप लॉन्ग जंप चाहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी चाहते हैं, तो आपको जो जहाँ से आप जंप कर रहे हैं वहाँ से 45 डिग्री पे जंप करना चाहिए। और अगर आप हाई जंप कर रहे हैं तो आपको 90 डिग्री पे जंप करना चाहिए। लेकिन हाई जंप में 90 डिग्री प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाई जंप तो ट्रिक की चीज़ है, वहाँ हम नहीं लगा सकते ये चीज़ ना सवाल आता है। लेकिन लॉन्ग जंप के लिए आता है कि लॉन्ग जंप में कितने डिग्री के एंगल पे कूदोगे आप, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भैया जी हम 45 डिग्री के एंगल पे कूदेंगे। ये तो क्लियर है? हाँ भाई सूरज, यूपीएसआई हो जाएगा। मैं लेट हो गई, पढ़ाया है उसे समझा दीजिए। अरे देखो ऐसे तो हर एक 5-5 मिनट पे सभी लेट आते रहेंगे और हम केवल पीछे का पढ़ते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ आप एक बार क्लास को शुरू से देख लेना, आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा। अगर हम डबल पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत सारा आभार होता है, अच्छा पढ़ाते हैं, सरल कर दिया, थैंक यू आप सभी का। अब चलते हैं अगले मुद्दे पर। तो यहाँ तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़े अच्छे से ख़त्म कर लिया। अब आगे तीसरे तरह का मोशन पढ़ते हैं हम। 2D मोशन का आखिरी पार्ट है और इसका नाम है 2D मोशन के आखिरी पार्ट का एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन का अर्थ है कोणीय गति। एंगुलर मोशन का तात्पर्य है कोणीय गति। देखो कोणीय गति क्या होती है, अभी तक के जितने भी हमने मोशन पढ़े वो कैसे थे? वो सब हाफ हाफ मोशन थे। हाफ हाफ का मतलब, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखें तो वो ऐसा था, बस आधा आधा मोशन है। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें तो वो इस तरह का मोशन है, वो भी आधा मोशन है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें एक वस्तु जहां से चलती है वो वहीं लौट के आती है, तो वो फुल रेंज का मोशन है, वो पूरा मोशन है, पूरी गति है। जैसे आप एक धागे से पत्थर बांधें और उसे घूमना शुरू कर दें, तो ये एक पूरा रास्ता तय करेगा ऐसे ऐसे करके, है ना। यहाँ से चलेगा और बार बार यहीं आता रहेगा। मौत के कुएं में जो बाइक चलती हैं, कारें चलती हैं, हालांकि वो मौत का कुआं नहीं होता है, वो जिंदगी का कुआं होता है। उसमें आप भी नहीं गिरोगे अगर आप ढंग से थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ, पूरा फिजिक्स पे बेस्ड है वो। अच्छा कभी आगे समझेंगे खैर उस बात को। तो कोई भी चीज़ जो पूरा चक्कर लगाती है उसको ना इस कैटेगरी में रख सकते हैं ना इस कैटेगरी में, तो हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा कैटेगरी बनानी पड़ी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोणीय गति को हम पहली दो गतियों में क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि उसका तरीका ही अलग था, उसका तरीका ही अलग था घूमने का, इसलिए हमने उसको सेपरेट कैटेगरी में रखा। तो एक सेपरेट कैटेगरी बना दी हमने कोणीय गति की, और हमने कहा कि देखो भाई कोणीय गति वो गति होगी, एक वस्तु जिस बिंदु से चलेगी तो पूरा चक्कर करने के बाद, गोल चक्कर करने के बाद उसी बिंदु पर आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि एक संपूर्ण गोल, क्योंकि हम केवल चक्कर नहीं कह सकते, चक्कर का मतलब गोल नहीं होता है, गोल चक्कर का मतलब गोल होता है ना। एक संपूर्ण गोल चक्कर की गति या गोल चक्कर में गति, यानी कि मोशन इन ए कंप्लीट, मोशन इन ए कंप्लीट, ऐसे कह सकते हैं, चलो रेवोल्यूशन कह देता हूं मैं फिलहाल, मोशन इन ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये डेफिनेशन केवल समझने के लिए है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि कोणीय गति क्या होती है, नहीं।
इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाएगी। अब सुनो, कुल मिलाकर हमने ये कह दिया कि भाई कोई भी चीज जो गोल 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 घूम रही है उसकी गति को हम कोणीय गति कहते हैं। अब यहां पर गोल घूमने के दो तरीके हैं। कैसे हैं दो तरीके? देखो, आपकी शादी हो रही है, मान लो, आहा मन में लड्डू फूटा, शादी हो रही है आपकी, तो उस समय पर आप हवन कुंड के चारों ओर गोल गोल गति लगाएंगे 7 बार। शादी के 6 महीने बाद हल्की फुल्की तकरार हुई, वो भी परिवार में हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दुआएं कर रहा हूँ कि होनी चाहिए, वो हो ही जाती है। और आपने थोड़ी सी अपनी जो वो हैं उनसे, थोड़ी सी जो बीवी हैं उनसे थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात कर ली, एक पड़ेगा ऐसे, और भाई साहब आप ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम जाओगे, वहीं अपनी जगह चांद तारे नज़र आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो, 6 महीने पहले जब आपकी शादी हो रही थी तो आप हवन कुंड के आसपास घूम रहे थे, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहे थे, और आज आप अपने चारों ओर घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वस्तु गोल दो तरीके से घूम सकती है, या तो वो किसी और के चारों ओर घूम रही होगी, या वो अपने ही चारों ओर घूम रही होगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम पूरे गोल घूमने वाली गति को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और मैं कहता हूं कि भाई देखो, इसके जो प्रकार हैं वो 2 हैं। इस गति के जो प्रकार हैं, इंटरनली इसके जो टाइप हैं वो 2 प्रकार हैं। और उसमें पहला प्रकार जो है, ए डाल देते हैं, उसमें पहला प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति किस तरह की गति है कि जब आप अपने ही चारों ओर घूम रहे होते हैं, तो जब कोई वस्तु अपने ही चारों ओर पूरा गोल चक्कर लगा रही होती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के एग्जाम्पल क्या है? देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पृथ्वी है। पृथ्वी दोनों तरह से घूमती है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, लेकिन अपने अक्ष पे घूमती हुई घूम रही है। ये बात आपको पता होगी। तो सूर्य, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है ये घूर्णन गति है। घड़ी की सुइयां हैं भाई, वो अपने ही जगह ऐसे ऐसे घूम रही हैं, डुंग 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 डुंग। पंखा है, वो अपनी ही जगह गोल गोल घूम रहा है। लट्टू है, मैं लट्टू को, उस लट्टू की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो दुनिया जहान में नाच रहा है, नहीं, जो अपनी ही जगह घूम रहा है, एक जगह रुक के अपनी ही जगह घूम रहा है। या दुनिया जहान में नाच भी रहा हो तो अपने अपने चारों ओर भी तो घूम रहा है वो, हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो घूर्णन गति के एग्जाम्पल हैं, रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। एक बार करो थम्स अप कि हाँ जी भैया मुझे बात समझ में आ गई है। तो घूर्णन गति क्या होती है कि वस्तु की अपने ही चारों ओर, वस्तु की अपने ही चारों ओर गति, यानी कि मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट सेल्फ। तो बताओ इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? पहले इसको नोट करो, फिर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे फटाफट नीचे। इसको नोट करो, समझ में आ गया सभी को? फटाफट, बहुत बढ़िया, नोट कर लो और फिर हम लोग आगे चलेंगे। पेपर में एग्जाम्पल आएंगे कि बताओ घड़ी की सुइयों की गति, या पंखे की गति, जो पंखा लगा हुआ है ऊपर, पंखे की गति, या लट्टू की गति, या पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति। ये तमाम किस गति के एग्जाम्पल हैं? ये सवाल आएगा एग्जैक्टली। आप कहोगे घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। हाँ, गाड़ी का पहिया आप कह सकते हो, बहुत अच्छा है। मिक्सर मशीन आप कह सकते हो। देखो, आया ना मजा? ऐसे मजा आता है जब आप दैनिक जीवन की चीजों को खुद जोड़ के पढ़ना शुरू कर दो, तब माना जाता है कि आप एक टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं। बड़ा अच्छा। लिखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। घूर्णन गति हो गई ना, इसकी परिभाषा हो गई। अब लिख लो इसके एक्स। तो इसके एक्स हैं लट्टू की गति, लट्टू की गति यानी कि मोशन ऑफ टॉप। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा घड़ी की सुइयों की गति, यानी कि मोशन ऑफ नीडल्स, नीडल्स ऑफ क्लॉक, या हैंड्स ऑफ क्लॉक भी बोल सकते हो।
घड़ी की सुइयों को घड़ी का हैंड्स भी बोलते हैं। या पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति मतलब मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष पर गति। उसके अलावा और क्या उदाहरण बताया आपने? तमाम उदाहरण आप लिख सकते हैं। पहिए की गति हो जाएगी, मोशन ऑफ व्हील, पहिए की गति, मोशन ऑफ व्हील। ठीक है, और तमाम एग्जाम्पल जो भी आपको समझ में आते हो आप लिख सकते हैं। पेपर में तो कुछ भी पूछ लेगा। झूले की गति हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है झूले की गति। कौन से वाले झूले की बात कर रहे हैं? अगर देखो आप वो वाले झूले की बात कर रहे हैं जिसमें बैठ बैठ के आप ऐसे पूरा चक्कर लगा के आते हो तो ठीक है। अगर आप इस झूले की बात कर रहे हैं तो भैया जी ये कौन सा झूला हो जाएगा? ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो झूले में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस झूले की बात हो रही है। ठीक है, डोरेमोन सर उदाहरण बोलिए, एक्स नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, तुम बिल्कुल भावनाओं में ही बह जाते हो क्या? कभी अपनी भावनाओं में बहने की बजाय मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ मोहम्मद, बिल्कुल चारा मशीन हो गई, ये हो गया, सब कुछ है। जब हम पढ़ते नहीं है, हमें एक पढ़ता है, हम गोल गोल घूम जाते हैं, वो भी है। तो तमाम तरह की गति आ रही है। चलिए समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए अगली गति है हमारी। एक तो हो गई कि भाई जब वस्तु अपने ही चारों ओर घूम रही है तो उसका नाम हमने घूर्णन गति दिया। एक दूसरी गति जिसमें वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती है तो उस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जिसमें एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती है। वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमती है, यानी कि बॉडी मूव्स अराउंड अनदर बॉडी। तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है हमारे पास कि सारे के सारे ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। सारे के सारे ग्रह जब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो किसी और वस्तु के चारों ओर घूम रहे हैं ना। तो एक बेहतर एग्जांपल, बेहतर एक्स इसका हो जाएगा ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति है ना। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है, सूर्य की चारों ओर गति। क्लियर है? सभी एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया नोट हो गया और समझ में आ गया। एक साथी का बार बार सवाल क्या आ रहा है, रिएक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ और मार्कली स्केल में डिफरेंस। देखो सीस्मोग्राफ तो भूकंप मापने का एक यंत्र है, एक मशीन हो गई। जैसे आप अपना द्रव्यमान किससे नापते हैं? तराजू से नापते हैं। तो ऐसे ही सीस्मोग्राफ तो एक तराजू है, ठीक। लेकिन आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ऐसे ही भूकंप की तीव्रता को मापने का जो मात्रक है भाई, वो तराजू जो मापक यंत्र में मापोगे कुछ तो रीडिंग किसी यूनिट में लिखी आएगी। तो मात्रक जो है वो रिएक्टर स्केल भी है और मार्कली स्केल भी है। अब रिएक्टर स्केल और मार्कली स्केल दोनों ही इसके मात्रक हैं,
लेकिन हल्का सा फर्क ये है कि देखो रिएक्टर स्केल ये बताता है कि एक्चुअली इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी है भूकंप की, मतलब अंदर छिपी हुई ताकत कितनी थी भूकंप की। लेकिन मार्केली स्केल आपको ये बताता है कि जनजीवन पे कितना नुकसान इसने पहुंचाया। मार्केली स्केल रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्टर स्केल आपका जनरल नंबर जो होते हैं, दशमलव संख्या पद्धति जो होती है, इसके आधार पर डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 में रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि हैं दोनों यूनिट ही। ठीक है, चलो, तो ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगर भैया जी आपको इतना समझ में आ गया है तो आप ये कह दीजिए खुश होकर कि हाँ जी मुझे बिल्कुल ओके हो गया है, क्लियर हो गया है। अब देखो दो हमें ना फोर्स पढ़ने हैं, इसमें बल पढ़ने हैं। हालांकि फोर्स वाला चैप्टर जो है वो आगे आएगा, लेकिन लगे हाथों उस चीज को भी यहीं खत्म कर लेते हैं। देखो आपसे पूछा जाएगा कि जब वस्तुएं गोल गोल घूमती हैं तो उन पर कितने तरह के बल कार्य करते हैं। अब इस चीज को समझिए आप थोड़ा सा। जब कोई वस्तु घूमती है, जैसे आप कभी बस में बैठे होंगे और बस अगर तेज गति से घूम जाए या कार तेज गति से मुड़े, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जिस दिशा में ये मुड़ रही है मैं उसी दिशा में ऐसे ऐसे लुढ़कता हुआ चला जा रहा हूं, मुझ पर कोई धक्का इस इधर की तरफ लगता हुआ चला जा रहा है। उससे बचने के लिए आप कुछ पकड़ते हो, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करते हो, है ना। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब भी आप गोल घूम रहे होते हो तो आखिर वो फोर्स, वो बल किसने लगाया। तो आप याद रखेंगे कि गोल घूमती हुई वस्तु पर, गोल घूमती हुई वस्तु पर प्रकृति हमेशा एक बल लगाती है जो कि बाहर की तरफ होता है, यानी जहां से आप घूम रहे हैं उससे बाहर की तरफ होता है। और यह बल कोशिश करता है कि आप बाहर की तरफ चले जाओ या कोई भी वस्तु बाहर की तरफ चली जाए। ये आप नहीं लगा रहे हो, याद रखना, ये प्रकृति लगा रही है, ये नेचुरल फोर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखेंगे आपकी वृत्तीय गति में या कोणीय गति में बल कितने होते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालेंगे, ये दोनों गतियों के लिए है, वृत्तीय के लिए भी है, घूर्णन के लिए भी है। भाई गोल घूमने वाली गति देखनी है बस हमें, अब दोनों की दोनों आ जाएंगी आपकी। तो कौन सी गति बताइए हमने गोल घूमने वाली, कोणीय गति, एंगुलर मोशन। तो हम कहेंगे कोणीय गति में बल। कोणीय गति में बल यानी कि फोर्स इन एंगुलर मोशन। देखो कोणीय गति में दो तरह के बल लगते हैं। नंबर एक आपका लगता है अपकेंद्रीय बल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक प्राकृतिक बल है, नेचुरल बल है, जो प्रकृति अपने आप लगाएगी ही लगाएगी जब भी आप बाहर घूमोगे। तो आप कहोगे कि वृत्तीय गति में, या सिंपल लिख देते हैं, वृत्तीय गति में तो ऊपर डिफाइन ही कर दिया। तो आप कहोगे केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड टू सेंटर, फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड टू सेंटर। कैसे लगेगा, अगर ये कोई चीज गोल घूम रही है, जैसे मान लो ये कोई रास्ता है, ये कोई मोड़ है इस तरह का, और इस पर कोई कार मुड़ रही है ऐसे ऐसे करके, तो उस कार पर बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा। अगर ये कार ऐसे करके जा रही है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, और इस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय। अब याद कैसे रखोगे कि यार बाहर लगने वाला बल अपकेंद्रीय होता है। देखिए इंग्लिश में, हिंदी में याद रखोगे, अप माने क्या होता है, बुरा, केंद्र माने केंद्र से। ये केंद्र है, मान लो ये पूरा रास्ता यहां गोल हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो केंद्र से दूर जा रहा है। अप माने बुरा, केंद्र माने केंद्र से। केंद्र के लिए बुरा कौन होगा, जो दूर जाएगा। तो अपकेंद्रीय, बुरा है मतलब केंद्र से मतलब दूर जा रहा है। इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा सेंट्रीपिटल होता है। तो पिटल में पी आ रहा है, पी माने पास, तो सेंट्रीपिटल वो होता है जो अंदर की तरफ लगता है, उसका उल्टा सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है। बस कहानी खत्म कर दो एक बार हम सब की, भैया मुझे क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि कार या बस सवार पर लगने वाला
बल, फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन कार और बस, सिंपल इतना लिख दो। उसके अलावा देखो आपने देखा होगा एक चीज मैं आपको बहुत प्यारी सी दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको देख के। चलो हम कहेंगे बेंडिंग ऑफ, बेंडिंग ऑफ बाइक, बेंडिंग ऑफ बाइक रेसिंग, कुछ भी ऐसे करके लिख देते हैं। एक बाइक सवार जो है ना, या साइकिल सवार जब घूम रहा होता है, देखो जैसे आपने कभी अगर बाइकों की रेस वेस देखी हो, तो जब जो बाइक सवार होते हैं जब वो किसी मोड़ से मुड़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा एकदम ना अपने आप को झुका लेते हैं। और ना केवल ये, आप महसूस करो जब आप साइकिल चलाते हो और उसे बहुत तेजी से मोड़ रहे होते हो, देखो स्लो स्पीड पे आप मोड़ोगे ये फोर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन आप जितना स्पीड बढ़ाते चले जाओगे ये बल उतना ज़्यादा होगा। तो देखो ये मुड़ कैसे रहे हैं, इधर की तरफ मुड़ रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ नेचर इन पर एक बल लगाती, उससे पहले ही इन्होंने अपने आप को इधर झुका लिया। कि अगर हम पहले से ही झुक के रहेंगे तो नेचर का जो बल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीधा कर सकता है, पलटाएगा नहीं, है ना। आई बात समझ में। तो ये सवाल आएगा कि बताओ जो साइकिलिस्ट होते हैं, यानी साइकिल के गेम में भी रेस, साइकिल की रेस में भी ऐसे ही करते हैं। ये देखो देखो ये साइकिल की रेस में भी अपने आप को झुका लेते हैं और इसकी रेस में भी अपने आप ये झुका लेते हैं। ये साइकिल की रेस में है, देखिए ये अपने आप को झुका लेते हैं। तो साइकिल या बाइक की जो रेस होती है उसमें जो राइडर्स होते हैं वो खुद को मुड़ने की विपरीत दिशा में झुका लेते हैं, किससे बचने के लिए, अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए। क्लियर। तो नोट करेंगे आगे, और इसके एक्स क्या हो जाएंगे, या नोट डाल के लिख लो कि बाइक ऑब्लिक साइकिल, साइकिल रेस सवार, या की रेस में लिखो, ऐसे अच्छा स्टेटमेंट नहीं बनेगा ना। साइकिल की रेस में सवार स्वयं को मुड़ने की विपरीत दिशा में झुका लेते हैं, विपरीत दिशा में झुका लेते हैं। क्यों झुका लेते हैं, इसका या तो ऐसे ही सवाल आएगा। अब देखो मजे की बात सुनो, इसका उत्तर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर सवाल आए कि इस बल से बचने के लिए, तो बताओ कौन से बल से बचने के लिए, तो आप कहोगे भाई अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए। क्यों झुका लेते हैं, मैं इंग्लिश में एक साथ लिख दूंगा, है ना, पहले समझ लो। अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए, ठीक है, ये सही बात है कि भाई अपकेंद्रीय बल ना लगे उससे बचने के लिए। अब सुनो एक चीज और सीख लो, यहां इसको थोड़ा सा छोड़ देना, अगले पेज पर हम एक हेडिंग डालते हैं और मैं कहता हूं कि इसमें हमने कितने बल पढ़ने थे, दो बल पढ़ने थे, एक तो अपकेंद्रीय बल पढ़ना था और एक दूसरा पढ़ना था हमें अभिकेंद्रीय। यहां जगह छोड़ देना इतनी, या केवल हिंदी वाले इतनी जगह छोड़ना, बस इतनी, ठीक है, इंग्लिश वाले भी इतनी जगह छोड़ देना। आगे लिखो, दूसरा पढ़ो अभिकेंद्रीय बल। मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करके यहां आया हूं, उसकी एक वजह है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, अभि माने और, कोई बात नहीं एक साथ लिख लेना, मैं समय दे दूंगा, पहले समझ लो। अभि माने होता है और, केंद्र माने केंद्र की, जो केंद्र की ओर है, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी सर्कल में सेंटर की तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, इसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में पी माने पास रखोगे याद। अब मुझे बताओ ये कहां देखा है आपने, अरे भाई आप अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए खुद अपने ऊपर एक अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं। फिर से समझो, आप ऐसे मुड़ रहे हैं, ये भाई साहब इस सड़क पर ऐसे मुड़ रहे हैं, तो इन पर बाहर की तरफ एक बल लगता, और ये बल कौन सा होता, एक सेकंड, ये बल बाहर की तरफ होता, हाँ इसको तलाश कर रहा था मैं, ये बल होता बाहर की तरफ, ये देखिए
ऐसे करके ये बल इनको बाहर की तरफ धकेलता। कौन सा बल है ये बल है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। इससे बचने के लिए इन्होंने खुद को अंदर की तरफ झुकाया और इन पर कौन सा बल लगा, अभिकेंद्रीय बल लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। तो इन्होंने खुद पर एक फोर्स लगाया अंदर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बोलो क्लियर है। उसके अलावा जब आप बस के हैंडल को पकड़ के उल्टी दिशा में झुक रहे हो, तब भी आप अपने ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। और सबसे अच्छा सुनो, सूर्य सेंटर में है, सारे ग्रह बहुत खतरनाक स्पीड से घूम रहे हैं, और अगर गोल घूमती हुई वस्तु पर नेचर के द्वारा बाहर की तरफ एक बल लगता है, तो तब तो सारे ग्रहों को दूर चले जाना चाहिए। लेकिन सारे ग्रह दूर नहीं जाते, क्योंकि सूर्य सबसे ताकतवर है और सबको खींचे रखता है। आपको पता है कौन से बल से खींचे रखता है? उस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचे रखता है। वो सेंटर की ओर ही तो लगा रहा है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को जो सेंटर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, उसको हम वहां पर अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया जाता है, ये नेचर नहीं लगाती है। आप बाहर की तरफ लगने वाले बल से बचने के लिए अंदर की तरफ एक बल लगाते हैं, चाहे वो सूर्य लगा रहा हो, चाहे बाइक सवार लगा रहा हो। तो आया जरा आपको समझ में कि भाई अंदर की तरफ लगने वाला जो बल है हमारा, इसको हम कह देंगे अभिकेंद्रीय बल। तो आप कहेंगे कि केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग टुवार्ड्स दी सेंटर। ठीक है, अच्छा ये समझ आया। अब सुनो, इस प्रश्न का उत्तर क्या क्या हो सकता है कि भाई बाइक या साइकिल सवार रेस में स्वयं को मुड़ने की विपरीत दिशा में झुका लेते हैं। तो झुका क्यों लेते हैं? ताकि बाहर की तरफ उन पर बल ना लगे। तो अभिकेंद्रीय बल से बचने के लिए, सॉरी अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए। और क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए? भाई वो बाहर की तरफ ना गिर जाए, इसलिए खुद को अंदर की तरफ झुका रहा है, और अंदर की तरफ लगने वाला बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय। तो या तो उसका उत्तर ये होगा अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए, या इसका उत्तर होगा कि अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, यानी कि आवश्यक अंदर की तरफ उन्हें एक बल मिल जाए। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इसका उत्तर। पता है हम क्या गड़बड़ करते हैं? हम बस इतना याद रखते हैं कि गोल घूमना अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, हम हेडिंग के साथ नहीं याद करते हैं कि कौन सा बल किस स्थिति में लगेगा। आजकल सवाल वो नहीं आते हैं कि गोल घूमने पे कौन सा बल लगता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ अपकेंद्रीय बल लगेगा और कहाँ अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, फटाफट आप थम्स अप करो कि ठीक है मुझे ये समझ में आ गया। अब इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। दोनों आ जाएं तो, ये बड़ा डाउट है आपका, दोनों आ जाएं तो। कभी ऐसा होगा कि आप शादी करने जाएं और आपको दो दुल्हन मिल जाएं, वहां पे ऑप्शन हो? बिल्कुल ऐसा ही है यार, नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो दोनों कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तो दोनों आ भी जाएं तो सी ऑप्शन ऐसा होगा कि ए एंड बी बोथ। लेकिन दुल्हन लेने जाओगे वहां थोड़ा ना ऑप्शन होगा कि ए एंड बी बोथ। तो रेयरली ऐसा होता है कि दोनों आ जाए, तो फिर ऑप्शन होता है ए एंड बी बोथ, दोनों ही करेक्ट है। तो आप लिखोगे कि बाइकर्स और साइकिलिस्ट बैंड्स, बिल्कुल सिंपल इतना सा ही लिखो कि बैंड हो जाते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या टू अचीव नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलो भैया, तो ये होगी पूरी कहानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़े हम, 1-2 मिनट का टॉपिक और फिर खत्म।
ठीक है। अच्छा, अब इसके उदाहरण क्या होते हैं? देखिए, इसके उदाहरण होते हैं अपकेंद्रीय बल के। जैसे फेमस उदाहरण है वो, एक वॉशिंग मशीन और एक दही से मक्खन निकालना। देखो, वॉशिंग मशीन को कभी आप देखें तो वो कपड़ों को ना दूसरी तरफ फेंकती रहती है, तो इसका एक दूसरा एक्स हो जाएगा, इसके एक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये एक्स तो दोनों का हो गया है ना, अपकेंद्रीय का भी अभिकेंद्रीय का भी। और असल में ये प्योर टॉपिक है इन दोनों फोर्सेस को समझने के लिए। आओ, ये तो सबने पढ़े होंगे, वॉशिंग मशीन में लगने वाला बल, वॉशिंग मशीन, इसको यहाँ से हटा दो अंकी बिंदी को, वॉशिंग मशीन में लगने वाला बल यानी कि फोर्स इन वॉशिंग मशीन, ये मैंने मशीन लिख दिया शॉर्ट में है ना, फोर्स इन वॉशिंग मशीन। और दही से मक्खन निकालने में बड़ा आसान, दही से मक्खन, क्रीम फ्रॉम कर्ड। क्योंकि आप जैसे माता जी देखेंगे ना आपने, उसको ऐसे ऐसे करके बिलोती हैं दूध को, दही को, तो वो दही क्या है, बार 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 बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है तो वो सेपरेट हो जाता है। चलो, तो भैया जी इतना नोट करेंगे और आपको एक बेहतर समझ में आया होगा कि असल में अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल कैसे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है अनिल कुमार, अच्छे से सारा सब कुछ याद करेंगे। अब इस चैप्टर पे हम मोहर लगा सकते हैं कि हमने ख़त्म कर लिया। इवन अगले चैप्टर का भी थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ लिया है जो कि है फोर्स वाला, बट उसको वहाँ पढ़ते तो फिर यहाँ से रिलेट नहीं कर पाते। अभी आपने गतियाँ पढ़ी हैं गोल मटोल, तो आराम से आपको समझ में भी आ गया। अब हम कल शुरू करेंगे चौथा चैप्टर आपका, और जिसका नाम होगा गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने पढ़े हैं गति के समीकरण, इसलिए आपको याद होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये गति के समीकरण अलग चीज़ होती है नोबिता, और गति के नियम अलग चीज़ होते हैं। चलो मिलते हैं कल, सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।